आइए परिस परिसंघ में मतलब होता है कि सबसे बड़ा देश रूस यानी रसिया के साथ 17 अन्य देश लिखित समझौता एवं संधि कर क्या बनाए थे? यूएसएसआर। चूंकि रूस के साथ 17 अन्य देश समझौता करके एक साथ आए थे और क्या बनाए थे? सोवियत संघ। क्लियर? नाम लिख दिया सोवियत संघ, लेकिन था क्या ये? फेडरेशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है फेडरेशन परिसंघ की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब भी परिसंघ में शामिल देश चाहे समझौता तोड़कर परिसंघ से निकलकर स्वतंत्र हो सकते हैं। ये परिसंघ की विशेषता होगी। समझौता करके परिसंघ बना लिया, जब मर्जी करे समझौता तोड़कर अलग हो गए। तो 1991 में पेरेस्ट्रोइका और ग्लास नोट्स कार्यक्रम चालू किया गया। पेरेस्ट्रोइका और ग्लास नोट्स ये सोवियत शब्द है और इसको कहा गया खुलेपन की नीति। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलेपन की नीति शुरू कर दी, जिसके कारण 1991 में 15 देश जो परिसंघ में शामिल थे स्वतंत्र हो गए। शामिल थे समझौता तोड़कर क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और इसी को कहा गया है सोवियत संघ का विघटन। इतनी बात समझ में आई? सोवियत संघ महाशक्ति था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके 1 इंच जमीन को छू ले। लेकिन कानूनी राजनैतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये क्या था? फेडरेशन। और फेडरेशन की विशेषता होती है आज समझौता करके हम शामिल हो गए, एक हो गए, कल को हमारी इच्छा होगी हम अलग हो जाएंगे। तो अलग हो गए 15 देश और बचा क्या रहा? केवल सबसे बड़ा देश बचा रहा सोवियत संघ के नाम पर बचा रहा रूस। ये
ऐतिहासिक कहानी है। बात समझ में आई? पहले तो तुम्हारे समझ में ये आना चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि 1991 में सोवियत संघ के 15 सोवियत संघ से 15 है ना हिस्से निकल गए और अपने आप को स्वतंत्र देश कह दिए। क्या कारण था? उसका बेसिक कारण यही था। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आगे इस पर बढ़ने के बजाय तो चलो बाद में चर्चा करता हूं, पहले तो ये चीज हो गई। अब 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर आया। विश्व दो ध्रुवीय बाइपोलर हो गया। जर्मनी का बंटवारा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में हो गया। विश्व दो ध्रुवीय हो गया। एक ध्रुव अमेरिका और यूरोप के देश, इनको कहा गया उदारवादी लिबरल डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश, और दूसरा ध्रुव हो गया सोवियत संघ का समाजवादी एक दलीय प्रजातांत्रिक देश। शीत युद्ध हथियारों से नहीं, शीत युद्ध हथियारों से नहीं, कूटनीति एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाता है। दोनों पोल एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित संतुलित करते हैं। अपने पक्ष के देशों की रक्षा करते हैं और शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। इसको कोल्ड वार कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार। अभी जो रूस लड़ रहा है ये हॉट वार है। कोल्ड वार क्या होता है? एक भी गोली नहीं चलती है। कूटनीति और मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाता है। दोनों दुनिया दो भागों में बट गई। एक भाग का नेता अमेरिका, दूसरे भाग का नेता रूस। रूस चाहेगा है ना कि अमेरिका का दबदबा नहीं बढ़े और अमेरिका चाहेगा रूस का दबदबा नहीं बढ़े। दोनों ध्रुव चाहेंगे कि अधिक से अधिक देश उसके प्रभाव में रहे, है ना? क्लियर? अमेरिका ने
नाटो बनाया। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कहा कि नाटो में जितने देश शामिल हो जाएंगे उनकी रक्षा की गारंटी अमेरिका लेगा। नाटो, नाटो का मतलब इधर अमेरिका और यूरोप के कुछ देश, जो देश, दुनिया के जो देश नाटो में शामिल हो जाएंगे उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देगा। और यदि नाटो में शामिल देश पर आक्रमण हुआ तो यह आक्रमण पूरी नाटो पर माना जाए। और नाटो में कितने देश आज की डेट में शामिल हैं? 2022 में 30 देश शामिल। जब ये बना था 1956 का फिगर मुझे याद है, इसमें मात्र कितने देश थे? 15 देश थे। और 2022 में कितने हो गए? 30 देश। नाटो की शक्ति, अमेरिका की शक्ति बढ़ने लगी। और 1991 में तो सोवियत संघ के विघटन के बाद लगा कि दुनिया में अब केवल अमेरिका ही सुपर पावर रह गया। ठीक, सोवियत संघ बेचारा चुपचाप, है ना, अपना विकास करता रहा, अपनी तकनीकी को, अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने आप को मजबूत करता रहा कि और विभाजन नहीं हो। और इसका फायदा उठाकर अमेरिका ने, है ना, नाटो में अधिक से अधिक देशों को शामिल कर लिया। लेकिन रूस ने बहुत चालाकी किया। सबसे अधिक, मैंने लिखा ना, हथियारों की होड़ बढ़ जाती है। सबसे अधिक एटॉमिक, आणविक हथियार, परमाणु अस्त्र रूस के पास है आज भी। इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, है ना, इत्यादि को जोड़ दो, है ना, तो जितना एटम बम होगा उतना एटम बम अकेले कहाँ है? उससे ज्यादा। तभी तो पुतिन की एक धमकी, है ना, हमारे रास्ते में जो आएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और मीडिया वाले चिल्लाने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अमेरिका तो आएगा ही। किसके? यूक्रेन के पक्ष में। वर्ल्ड वार तो पक्का है। सीख ले लो, सीख लो। जो दोस्त भड़काते हैं, मार साले को, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, है ना, फाड़ देंगे, चेप देंगे, कहते हैं ना, ऐसे दोस्तों पर भरोसा मत करना। यूक्रेन के साथ तो यही हो रहा है ना। जइयो मार, हम है ना, मार। और जब मार पड़ने लगी तो सब भाग गए, यूक्रेन फंस गया। तो कभी कभी दुनिया में घटने वाली घटनाओं से आम आदमी भी सीखता है। अपने में कुवत है तो लड़ना, दूसरों के बहकावे में आकर किसी से उलझ मत जाना। आगे बढ़ता। इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया? वार्सा संधि। किसने किया? सोवियत संघ ने। उसने कहा कि जितने देश सोवियत संघ के साथ हैं उन पर आक्रमण सोवियत संघ पर आक्रमण माना जाएगा। हम उसको, है ना, लड़ाई में सीधे भाग लेंगे। नाटो के बराबर वार्सा है। अब अमेरिका ने कहा, नाटो तो बन ही गया। अमेरिका ने कहा, रूस तुमने हमारे पैरेलल वार्सा संधि कर लिया, वायलेंस कर रहे हो शक्ति। अब लो, हम बनाते हैं सीटो। सिंटो है कि सीटो सर? सीटो, सेंटो, सब आगे बढ़ता जा रहा है।
कुछ नहीं बोला। रूस ने कहा हमने एक बनाया है, हम अपने आप को मजबूत। 1991 राजा फिर से 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वार्सा पैक्ट क्या हो गया? अरे इसमें शामिल सारे देश स्वतंत्र हो गए तो वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। अब इन 15 देशों में से अधिकांश देशों को अमेरिका कहां शामिल करता रहा? है ना? सबको डर था कि कहीं सोवियत संघ फिर से नहीं चेप ले हम लोगों को, इसलिए अच्छा है कहां चले जाओ? नाटो में चले जाओ। और सोवियत संघ कोशिश कर रहा था कि जो उससे अलग हुए हैं देश, वहां पर ऐसी सरकार रहे जो रूस समर्थक हो, ताकि अमेरिका और यूरोप के देश चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जानते हो राजनीति में आज हम पावर में हैं, कल को सब पावर में आ जाएंगे। ठीक? यूक्रेन जब बना, अलग हुआ, तो यूक्रेन ने समझौता किया रूस से। रूस ने कहा हम तुम्हारी आजादी को बरकरार रखेंगे। अमेरिका ने भी कहा हम तुम्हारी आजादी को बरकरार रखेंगे। 2014 तक यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार थी। चुनाव में रूस समर्थित सरकार हार गई, है ना? और एक ऐसा व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बना जो अमेरिका समर्थित था, और उसने कहा हम यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। यूक्रेन और रूस का देखोगे हिस्सा, है ना? तो यूक्रेन का पूर्वी भाग रूस के पश्चिमी भाग से बॉर्डर लगा हुआ है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता, राइट, तो यूरोप और अमेरिका के हथियार यूक्रेन में चले आते, रूस की छाती पर सीधे गोलाबारी की जा सकती। रूस ने विरोध किया, हम ऐसा नहीं होने। विरोध चलता रहा। 2014 से 2022 कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल तक ये विरोध चलता रहा, है ना? रूस के विरोध के कारण यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति को जिद चढ़ गया कि हम शामिल होंगे, और नाटो तैयार था। अगर बाइडेन नहीं आए होते, अमेरिका में चुनाव नहीं हुआ था, ट्रंप अगर राष्ट्रपति रहता, तो आज यूक्रेन नाटो का सदस्य होता और रूस की हिम्मत नहीं होती यूक्रेन पर अटैक करना, क्योंकि यूक्रेन पर अटैक का मतलब पूरे नाटो की फौज रूस से लड़ने चली जाए। इसी का फायदा किसने उठाया? रूस ने, राइट। और अब रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया, संधि किसने तोड़ी? रूस ने तोड़ी। किसके साथ किया था? यूक्रेन के साथ। लेकिन यूक्रेन ने भी संधि तोड़ी, है ना? और नाटो के सारे देशों ने यूक्रेन से कहा था हम सहायता करेंगे, है ना? इतना मनोवैज्ञानिक प्रेशर लगा दिया था यूक्रेन पर कि यूक्रेन को लगा कि सारे नाटो कंट्री हमारे पीछे। रूस ने अटैक करते ही कह दिया हमारे और यूक्रेन के बीच में जो आएगा, है ना, परिणाम भुगतने को तैयार है। कोई देश सैनिक सहायता के नाम पर, है ना, लड़ने के नाम पर नहीं आता। तो यूक्रेन के अगल बगल बहुत सारे देश हैं। पोलैंड पहले रूस समर्थित था। पोलैंड पहले वार्सा संधि का सदस्य था, है ना? वार्सा संधि खत्म हो गई तो पोलैंड आज नाटो के पास चला गया ना? एक और छोटा सा देश था जॉर्जिया, ये भी सोवियत संघ से अलग हुआ था, ये भी नाटो में जा रहा था,
रूस ने वही किया जो यूक्रेन ने किया, जॉर्जिया पर अटैक किया, जॉर्जिया का 2 हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा को अपने में मिला लिया और दूसरे हिस्से को छोड़ दिया और कहा जहां है ना तुम रूस विरोधी गतिविधि में भाग लोगे तुमको बर्बाद कर दो। समझ गए? क्रीमिया, क्रीमिया भी रूस से सटा हुआ है, क्रीमिया, ये सब में रूस ने नाटो को प्रवेश होने नहीं दिया। और अब बारी किसकी थी? यूक्रेन। यूक्रेन नाटो में प्रवेश के लिए जिद पर था। रूस ने कहा जिद पूरी नहीं करेंगे, तख्ता पलट कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, मिलाएंगे नहीं रूस में, तुमको जिंदा रखेंगे लेकिन हाथ पांव तोड़ करके जिंदा रखेंगे, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह जिंदा रखेंगे। रूस की क्या कहते हैं रक्षा के लिए यूक्रेन का कमजोर होना या यूक्रेन का रूस समर्थित होना जरूरी है। इसको कहते हैं आपसी, या इसको कहते हैं क्या कहते हैं स्वार्थ की रक्षा। अमेरिका का स्वार्थ है, यूरोप का स्वार्थ है कि सोवियत संघ को चारों ओर से घेर लिया जाए, कभी इसको अटैक नहीं करने का मौका मिले। सोवियत संघ का स्वार्थ है कि अगर नाटो घेरना चाहता है ना, तो घेर ले, लेकिन डायरेक्ट रूस पर आक्रमण नाटो को करने का मौका नहीं देंगे। यही स्वार्थ है। और भारत का भी स्वार्थ, भारत पर पूरी दुनिया की नजर लगी है और भारत का स्वार्थ है। परमाणु विस्फोट किया गया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, यूक्रेन ने भारत का विरोध किया। यूरेनियम मांगा गया, कहा नहीं देंगे, पाकिस्तान को देंगे। सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है, यूक्रेन ने विरोध किया था। तो किस बात की समर्थन मांग रहे हो? मांग ही लिए हो। तो भारत ने कहा ठीक है, दोनों पक्ष आपस में ढंग से बात कर ले, रिजल्ट निकाल ले, लड़ाई समस्या का समाधान नहीं है। कल सुरक्षा परिषद में 15 देश थे, 15 देश, चीन, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 3 देशों ने कहा कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, रूस गलत किया कि रूस सही किया कि अमेरिका सही है, हम वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। क्या रहेंगे? आंख बंद करके बैठ जाएंगे। और स्टेटमेंट भारत ने क्या दे दिया? वही जो मोदी जी ने दिया था, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत करो, रिजल्ट निकालो, निकल जाएगा, बाकी से कुछ भी संभव हो सकता है। भारत का अपना स्वार्थ है। भारत न तो रूस को आंख बंद करके समर्थन देगा, पीठ थपथपाएगा, वेल डन रूस, न तो अमेरिका से और यूरोप के देशों से पंगा लेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति है ना अभी वैसी नहीं है। इसलिए भारत अपने स्वार्थ के लिए बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट, सधा हुआ विदेश नीति चला रहा है। और जब यहाँ पर देखोगे ना, 2 ध्रुव बन गए थे है ना शीत युद्ध में, तब भारत ने एक नई नीति शुरुआत किया था। उसका नाम क्या है? गुटनिरपेक्षता। ये जवाहरलाल नेहरू की देन है कि न हम तो इस गुट में रहेंगे न इस गुट। भारत का स्वार्थ क्या है? 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में पूरा अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के साथ सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में 14 देशों ने मतदान किया था। भारत के विरोध में वीटो किसने लगाया? रूस।
71 में अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में आ गया, तो पीछे पीछे किसने अपना जहाजी बेड़ा लगा दिया? रूस। अंग्रेजी में कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वही वास्तविक दोस्त है जो जरूरत पड़ने पर काम आता है। 70 सालों में भारत के काम कौन आया? रूस। आज अमेरिका ना भारत के नजदीक है। भारत में भुखमरी थी, अनाज 65-66 की बात हम लोग कर रहे हैं, 70s की बात कर रहे हैं। खाने को अनाज नहीं था, अमेरिका से मांगा गया, अनाज दे दो। अमेरिका ने कहा, यू इंडियंस लाइक पिग, सुअर हो। हमारे यहाँ जो पालतू सुअरों को अनाज खिलाया जाता है, वो अनाज ले लो। और हमने झोली फैलाकर वो अनाज ले लिया। तब तुम लोग नहीं पैदा, हम लोग पैदा थे और हमने देखी थी वो लाल रंग की मरी मरी गेहूं, सुअर को खाने वाला अनाज दे दिया। रूस ने कहा, चिंता नहीं करो, हम देते हैं। रूस ने फिर बढ़िया अनाज दिया, है ना। और भारत में रूस की सहायता से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। हम आज अनाज के उत्पादन में, है ना, बहुत आगे। 3 साल फसल नहीं हो तो भी पूरे देश के लोगों को रोटी खिलाने और चावल खिलाने का अनाज हमारे गोदाम में उपलब्ध है। तो बताओ, भारत का स्वाद किसके साथ है? ज्यादा स्वाद किसके साथ है? रूस के साथ है। और रूस के साथ हम लोगों ने रणनीतिक क्या किया है? साझेदारी किया है रूस के साथ। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। किसके साथ? रूस के साथ। हथियार कहां से लिया है? रूस के साथ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पूरी दुनिया पर? मान लो यूक्रेन में तख्ता पलट हो गया, है ना। यूक्रेन में ऐसी सरकार आ गई जो सोवियत संघ की समर्थक है, यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया गया। ठीक, इस घटना से सीख क्या मिली? एक देश है चीन से सटा हुआ, एक देश है, उसका नाम है ताइवान, जिसको कहते हैं, है ना, ताइवान स्वतंत्र देश है। चीन कहता है ये हमारा। कल को रूस को नहीं रोका गया तो चीन भी ताइवान पर अटैक करके ताइवान को ले लेगा। तो भारत कहेगा रूस ने लिया, चीन ने लिया, पीओके भी तो हमारा कर लो, क्या करोगे? यानी छोटे छोटे देश बड़े देशों की मर्जी पर, इच्छा पर निर्भर हो जाएंगे। ये एक ऐसी खतरनाक परंपरा दुनिया में शुरू हो जाएगी, है ना, जिसको रोकना है ना। ठीक, हाँ, भारत का हित रूस के साथ, भारत का हित रूस के साथ। यूक्रेन की जनता बड़ी लापरवाह जनता है, खाओ पियो ऐश करो भाई। खूब मेडिकल कॉलेज है, खूब हिंदुस्तान से लड़के जाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं, खूब पैसा है, खूब लग्जूरियस गाड़ी है, खाओ पियो मौज करो। उनमें राष्ट्रीयता नहीं। इससे ये भी शिक्षा मिलती है ना, कि लोगों में राष्ट्रीयता का, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना जरूरी है। यूक्रेन की आबादी में आधा लोग रशियन बोलते हैं, आधा लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। रशियन भाषा बोलने वाले लोग रूस के समर्थक हैं और आधे लोग रूस के विरोधी हैं। उनमें एकता नहीं है। अगर देश के लोग भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हैं, तो संकट के समय, है ना, उनको एकजुट करना बहुत मुश्किल होता है। यूक्रेन की घटना से हमने यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है?